नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। खबरों की शुरुआत करेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित की जगह ली। जस्टिस ललित का CJI के तौर पर 74 दिनों का छोटा कार्यकाल था, जो 8 नवंबर को पूरा हो गया। अब जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक CJI रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के 16वें चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं। उन्हें 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया था। 31 अक्टूबर 2013 को उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। यशवंत चंद्रचूड़ having been appointed chief। तो वही बड़ी खबर बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि गोपाल इटालिया सूरत की कतारगाम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मनोज सोटिया हिमाचल की करंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों को शुभकामनाएं भी दी है और वहीं ट्वीट करते हुए उन्होंने ये भी लिखा है कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी जरूरी है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर और साथ ही हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि गोपाल इटालिया सूरत की कतारगाम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं बता दें कि मनोज सोटिया करंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी जरूरी है। गुजरात में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय युवा श्री गोपाल इटालिया को सूरत की कतारगाम विधानसभा से और प्रदेश महामंत्री श्री मनोज सोटिया को करंज विधानसभा से गुजरात की जनता चुनाव लड़ाएगी। दोनों युवाओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने ये भी लिखा, वहीं उन्होंने ट्वीट करते हुए ये पूरी जानकारी दी है। कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है और भी अधिक जानकारी के लिए। कंचन, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि गोपाल इटालिया चुनाव लड़ने वाले, साथ ही साथ मनोज सोटिया भी ये चुनाव लड़ने वाले हैं, और क्या कुछ जानकारी? जी, जिस तरीके से गोपाल इटालियन लगातार गुजरात में अपनी सक्रियता को दिखाते आए हैं, विधानसभा चुनाव से पहले भी जितना विस्तार आम आदमी पार्टी का गुजरात में हुआ है, जितना संगठन आम आदमी पार्टी का गुजरात में मजबूत हुआ है और जिस तरीके से निकाय चुनाव से आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला था, इन सब का पूरा श्रेय गोपाल इटालियन को जाता है। क्योंकि गोपाल इटालियन एक ऐसे युवा हैं, साथ ही वो पटेल समाज से आते हैं और उन्होंने गुजरात की जनता के लिए काफी कुछ काम किया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विस्तार को करने में उनका पूरी तरीके से सहयोग है और इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोपाल इटालियन, जो कि गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ने के लिए कतारगाम से कहा है। वहीं अगर हम दूसरी की मनोज की बात करें, जो मनोज सोटिया है, तो आम आदमी पार्टी लगातार युवाओं की भागीदारी पर जोर देती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी इनके जितने विधायक हैं वो ज्यादातर विधायक युवा हैं और पार्षद जो है वो भी युवा है। पंजाब में जब इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा उस वक्त भी उन्होंने युवाओं पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान पे उतारे थे और इसी को देखते हुए उन्होंने मनोज सोटिया को भी गुजरात के करंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। जो कि मनोज जो सोटिया है वो भी गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश के महामंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी युवाओं को मौका देती है, क्योंकि युवाओं की जो सोच होती है वो बिल्कुल अलग होती है। युवा जो होते हैं वो शिक्षित होने के साथ साथ तो वो देश का विकास, राज्य का विकास करने के लिए सोचते हैं, पार्टी का विकास करने के लिए सोचते हैं और युवा सीधे तौर पर आम जनता से कनेक्ट होती है। क्योंकि समस्या होती है वो सबसे ज्यादा समस्या होती है बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, तो कहीं ना कहीं उनका सीधे कनेक्शन आम जनता के साथ हो पाता है। और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हो या पंजाब और अब गुजरात में भी युवाओं पर सबसे ज्यादा अपनी बाजी लगाती है। एक तरीके से कहा जाए तो युवाओं को सबसे ज्यादा मैदान में उतारती है और इसी के चलते गोपाल इटालियन और मनोज सोटिया को भी उन्होंने गुजरात की विधानसभा सीटों से चुनाव दिया और ऐसे में उम्मीद भी है कि वो चुनाव जीतेंगे भी और गुजरात की विधानसभा सीट से चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में भी आएगी और गोपाल इटालियन और मनोज सोटिया के चलते आम आदमी पार्टी का जो विस्तार है वो भी और बेहतर तरीके से होगा, जनता से वो और भी बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। जी
देखिए कंचन, लेकिन इस बात में जरा सी भी संशय नहीं है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे हर राज्यों में अपना दमखम दिखाती जा रही है। वहां जो मुख्य पार्टियां रही है, जो एक लंबे समय से वहां पर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है, उसको टक्कर देते हुए आ रही है। लेकिन ऐसे में जब सीएम चेहरे का आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था, यशोदान गढ़वी जो कि खुद एक युवा चेहरा है, और ऐसे में आज इन दोनों युवाओं के नाम भी उन्होंने सामने रखे हैं, तो क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए युवा चेहरा एक मास्टर मूव साबित हो सकता है? जाहिर सी बात है, अगर हम अभी बीते समय की बात करें तो गोवा में जब विधानसभा चुनाव होने थे, उस वक्त भी उन्होंने सीएम चेहरे का जो ऐलान किया था वो भी एक युवा ही थे। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है वो भी युवा में ही शामिल होती हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब के काम करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं का जोश, युवाओं का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी जब उन्होंने सीएम के लिए एक युवा चेहरे का नाम सामने लाया, तो साथ ही युवा जो होती हैं वो लोगों से मिलते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, करंट की जो समस्याएं उसको बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। और साथ ही आम आदमी पार्टी का एक अपना अलग ही मोटिव है कि हम युवाओं पर ज्यादा से ज्यादा बाजी लगाएंगे, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे, क्योंकि आज के जो देश के युवा हैं आने वाले समय में भविष्य ही वो देश का बना सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में भी मनोज सोठिया और गोपाल इटालियन जो कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री है, उन पर बाजी लगाई है, उनको मैदान में उतारा। और गुजरात में सिर्फ यही दो चेहरे नहीं है, न जाने ऐसे कितने चेहरे, अब तक 158 मतलब प्रत्याशियों की सूची सामने आ चुकी है, और उसमें से ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं सबके सब युवा हैं। यानी युवाओं के साथ राज्य का विकास, युवाओं के साथ राज्य के विकास के बाद देश का विकास करने की जो नीति है जिसकी सिर्फ आम आदमी पार्टी में है, और शायद इसी नीति को देखते हुए दिल्ली के बाद पंजाब के बाद गुजरात में भी आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बनाने में लगी हुई है। और इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री उन सभी युवाओं को शुभकामनाएं दे रहे हैं जिन्हें टिकट मिला है, और जो आम आदमी पार्टी का विस्तार कर देश में राजनीति करने की राजनीति को बदलेंगे और वहां की जनता की भलाई के लिए, वहां की जनता के सुविधाओं के लिए, वहां की जनता के लिए काम करेंगे। क्योंकि देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, तो कहीं ना कहीं देश का विकास होगा, और सब अगर शिक्षित होंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। और इसी मुहिम के साथ आम आदमी पार्टी लगातार युवाओं को टिकट दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। वहीं आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांग चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रही, हेट स्पीच मामले में आजम खान की विधायकी रद्द कर दी गई थी, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब ही मांग रखा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, आजम खान की सदस्यता से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें कि आजम खान की सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। वहीं पी चिदम्बरम आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हुए नजर आएंगे। और वहीं बता दें कि यूपी सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जवाब मांगा है। आंचल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आंचल, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही है, कितने बजे ये सुनवाई होनी है? देखिए, दोपहर में इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, और जैसा कि बताया जा रहा था कि देखिए आजम मामले में सुनवाई होनी है, और जैसा कि बताया जा रहा था कि देखिए आजम खान लगातार जो है प्रयासरत है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि विधानसभा स्पीकर ने जो रामपुर की सीट है उसको रिक्त घोषित कर दिया था जब आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई, और उसके बाद से देखिए सीट खाली हुई। हालांकि देखिए इसके बाद लगातार आजम खान प्रयास कर रहे थे, और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में देखिए पी चिदम्बरम जो कि देखिए उनके वकील हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में कोर्ट से देखिए 7 नवंबर को जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी, यानी कि इसमें जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएं। लेकिन देखिए उसके बाद से जिस तरह से कोर्ट ने भी, चाहे यूपी सरकार हो या फिर चुनाव आयोग हो, उनको देखिए जवाब जो है दाखिल करने के लिए कहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो देखिए आजम खान के साथ साथ देखिए खतौली विधानसभा जो खाली हुई है, और जहां देखिए भाजपा के विधायक थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। यानी कि देखिए लगातार जो आजम खान जिस तरह से प्रयासरत हैं, उसके बाद से ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे कि आखिर आजम खान के पीछे क्यों पड़ी हुई है बीजेपी सरकार। और यही कारण था कि देखिए तमाम नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के नेता रहे हों या फिर समाजवादी पार्टी के नेता रहे हों, अखिलेश यादव रहे हों, तमाम लोग ये कहते हुए नजर आए कि देखिए आजम खान धर्मनिरपेक्षता पे बात करते हैं, इस कारण से बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन देखिए जो कार्रवाई हुई थी
वो हेट स्पीच मामले में हुई थी, कोर्ट ने कार्रवाई की थी। आज भी देखिए जब हिंदी खबर ने अनिल राजभर से बात की, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, तो वो ये कहते हुए नजर आए कि देखिए इन लोगों को बिल्कुल भी कोर्ट पे, संविधान पर, लोकतंत्र पर और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। और यही कारण है कि देखिए वो ये भी कह रहे थे कि आज कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। हालांकि देखिए कोर्ट के फैसले से भी संतुष्टि नजर नहीं आई थी समाजवादियों में, और यही कारण है कि देखिए तमाम जो विपक्षी दल है वो भी आजम खान के समर्थन में खड़े हुए नजर आए। शायद यही कारण है कि देखिए पी चिदम्बरम उनका केस भी लड़ रहे हैं और जल्द से जल्द इस पे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, इसको लेकर मांग भी उठाई। क्योंकि देखिए आपको बता दें जिस तरह से देखिए 10 नवंबर यानी कि देखिए कल से नामांकन शुरू होना है और देखिए प्रक्रिया ये शुरू हो जाएगी, और 17 नवंबर की अगर बात की जाए तो नामांकन की आखिरी तारीख है। और ऐसे में उससे पहले चाहे अगर बात करें आजम खान की या बात करें पी चिदम्बरम की, क्योंकि दोनों ही लोग प्रयासरत हैं और जैसा कि पी चिदम्बरम उनके वकील हैं, लोग चाहते हैं कि आज कोर्ट उनके पक्ष में किसी भी तरीके से फैसला लेकर आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो कल से देखिए नामांकन इस सीट के लिए भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए 3 जगह पर जो है उपचुनाव होने हैं, चाहे खतौली विधानसभा हो, रामपुर हो या फिर बात की जाए मैनपुरी की। तो ऐसे में तैयारियां उनकी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले समाजवादी लोग लगातार ये कोशिश में लगे हैं किसी भी तरीके से आजम खान को इस मामले में राहत मिल जाए। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होने वाली है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से भी जवाब मांगा था। तो यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर जवाब मांगा और साथ ही साथ मामला बेशक जो भी हो 2019 से जुड़ा हुआ ये मामला है। लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान हेट स्पीच में उन्होंने कई ऐसी आपत्तिजनक बातें कही थी जिसके बाद सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसा आप जानकारी दे रही है कल नामांकन भी शुरू होने वाले रामपुर उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल देखिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन जो आरोप लगा रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए खतौली विधानसभा वो भी खाली हुई है, उसमें भी देखिए उनके विधायक को आपने देखा होगा उनको हटाया गया था सजा के आधार पर ही। यानी कि देखिए ये जो आरोप लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए गलत जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी कार्रवाई कर रहा है वो कोर्ट कार्रवाई कर रहा है और कोर्ट की कार्रवाई के आधार पर ही देखिए इन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया। और आज जिस तरह से ये सुनवाई होने वाली है, इसलिए ये आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है आजम खान के राजनीतिक करियर को लेकर, क्योंकि रामपुर आजम खान का गढ़ रहा है और आजम खान को वहां से हटा पाना किसी के लिए बेहद मुश्किल चीज थी। और यही कारण है कि आगे भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर आजम खान के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता है तो आने वाले जो उपचुनाव है उसमें आजम खान के ही परिवार से कोई ना कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, जिससे आजम खान की जो कुर्सी है या यूं कहें आजम खान का जो सियासी करियर है वो बरकरार रहे रामपुर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर बता दें कि अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ में खुलासा हुआ है। लग्जरी लाइफस्टाइल पर 50 लाख खर्च करने का खुलासा हुआ है। कई देशों की यात्रा और विदेशी हथियार खरीदने का भी खुलासा हुआ। तो देखिए अब्बास अंसारी ईडी की गिरफ्त में थे, जिसके बाद ईडी की पूछताछ में कई बेहद अहम खुलासे हुए हैं। कई देशों की यात्रा और विदेशी हथियार खरीदने का भी खुलासा हुआ है। साथ ही साथ लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए जाने का भी खुलासा हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी पिछले दिनों ईडी की गिरफ्त में आए थे, जिसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया और ईडी की पूछताछ उनसे जारी रही। तो इस ईडी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और इस खुलासे में पता लगा है कि आजम खान की लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उस पर तकरीबन 50 लाख का खर्च हुआ है। साथ ही साथ कई देशों की यात्रा और विदेशी हथियार खरीदने का भी ये मामला है। तो बड़ी खबर, अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। बड़े खुलासे में लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने पर लाखों रुपए खर्च करने की भी बात सामने आई है। साथ ही कई विदेश यात्रा और कई विदेशी हथियारों की भी खरीद की बात सामने आई है।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहला खुलासा ये हुआ कि लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने पर लाखों रुपए खर्च करता था अब्बास अंसारी। साथ ही साथ कई विदेश यात्रा भी और साथ ही विदेशी हथियार खरीदने की भी बातें सामने आई है। तो वहीं आगे बढ़ेंगे। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने कहा कि कूड़े के जनसंवाद का बहुत बेहतरीन आगाज हुआ है। वहां पर मौजूद जनता हर कोई कूड़े से परेशान है और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से विधायिका आतिशी जी यहाँ पर है। आतिशी जी, कूड़े के जनसंवाद के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं दिल्ली की जनता से, क्योंकि निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है। देखिए, दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली की जनता ने पिछले 15 साल से देख लिया है कि किस तरह से हर गली में, हर मोहल्ले में सिर्फ कूड़ा 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 हो चुका है। इस बार वो चाहते हैं केजरीवाल को लाना है और दिल्ली को साफ करवाना है। लेकिन वहीं बीजेपी ने भी कई वाहनों को हरी झंडी दे दी और घर घर जाए लोगों के पहुंचे और जो दिल्ली सरकार का प्रदूषण का चीज है, पानी का है, उन सारी बातों को लेकर के आ रहे स्क्रीन के माध्यम से। लोग तो भाजपा को ये कह रहे हैं कि 15 साल से घर घर आके कूड़ा ही इकट्ठा कर लिया होता, कि अगर आपको घर घर जाना ही था तो हमारे घर के सामने से, हमारी गली से कूड़ा हटा दिया होता। आज दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि 15 साल से पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है और जिस तरह से घर से बाहर कूड़े को फेंकते हैं, इस बार दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को भी बाहर फेंकने अपने वार्ड में जनसंवाद किया, जनसंवाद के माध्यम से आपको कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला, क्या जनता का कहना और क्या आपके 5 सवाल थे जो आपने जनता से पूछे? देखिए, हमने तो दिल्ली की जनता से, कालका जी की जनता से यही पूछा कि कितनी साफ सफाई है। सब लोगों का यही कहना है कि गंदगी ही गंदगी, गंदगी ही गंदगी है। आप लोगों से पूछिए कि उनको क्या लगता है। यहाँ पे पूरी जनता ये कह रही है कि इस बार एमसीडी से बीजेपी को हटाना है और केजरीवाल को लाकर दिल्ली को चमकाना है। एक अंतिम सवाल, कूड़े के जनसंवाद के माध्यम से निगम के चुनाव पे कितना असर पड़ेगा और क्या 3 दशक से एमसीडी में सत्ता में काबिज रहने वाली बीजेपी को आम आदमी पार्टी कैसे मात दे पाएगी और कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आम आदमी पार्टी नहीं हराएगी, दिल्ली की जनता हराएगी। दिल्ली की जनता भगाएगी उन्हें, क्योंकि वो एक साफ शहर चाहते हैं। जनसंवाद से कितना फर्क होगा? बिल्कुल फर्क होगा, क्योंकि जनता गुस्सा है, परेशान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और विधायिका आतिशी से। तो जिस तरीके से चुनावी बिगुल बजने के साथ सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लग चुके हैं और आम आदमी पार्टी ने कूड़े के जनसंवाद के माध्यम से एमसीडी के बिगुल का आगाज किया है, वहीं स्पष्ट भी किया है कि बीजेपी को सत्ता में हटाने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि दिल्ली की जनता ही काफी है। ऐसे में देखना होगा कि 4 दिसंबर का दिन आखिर दिल्ली की जनता किसे निगम की सरकार बनाने में आगे लेके आती है और क्या निगम में कमल खिलता है, पंजा छपता है या झाड़ू के माध्यम से निगम की सफाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली।